5 मंजिला झुकी हुई इमारत को गिरा दिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि जयपुर अथॉरिटी ने एक बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिया बिकॉज उसमें क्रैक आ रहे थे। बट समझने की मेन चीज़ ये है कि उस बिल्डिंग में इस टाइप के क्रैक्स कब आते हैं, क्यों आते हैं एंड उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, वही हमारा टॉपिक है आज का। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश एंड मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। पिछले 10 साल से मैं स्ट्रक्चर ऑडिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हम इसी टाइप की बिल्डिंग्स के साथ डील करते हैं। सो बेसिकली जो बिल्डिंग्स में क्रैक आए वो है आपके स्ट्रक्चर क्रैक्स। 2 टाइप के क्रैक्स होते हैं, स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर। सो ये जो क्रैक्स थे जिसमें एक बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग के साथ सेपरेट हो रही थी एंड क्रैक्स की विड्थ ऊपर ज़्यादा होती है, धीरे धीरे नीचे क्रैक की विड्थ कम हो जाती है। इसका मतलब बिल्डिंग में डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा है, बिल्डिंग का एक पार्ट सेटल कर रहा है और वो दूसरी बिल्डिंग से सेपरेट हो रहा है। सो इसको डिटेल में समझते हैं। इस टाइप के क्रैक्स आने के 4 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ पेनिट्रेशन ऑफ वाटर या फिर सीपेज फ्रॉम इंटरनल और फ्रॉम एक्सटर्नल। होता क्या है कि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन होती है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लेबर टॉयलेट यूज़ करती है, लेबर वहीं रहती है, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट होती है एंड सीवेज के साथ नॉर्मली वो उस वक्त वो बिल्डिंग नहीं जुड़ी होती, तो पानी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा था एंड उसको पंप आउट किया जाता है। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि पानी कहीं ना कहीं जब स्टोर होता है तो उस लीकेज होने की वजह से वो फाउंडेशन के बॉटम में चला जाता है एंड सॉइल को वेट कर देता है एंड कोई भी सॉइल वेट होने के बाद उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर जाती है एंड सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली जो ये केस हुआ है जयपुर में, अगर आप वो देखोगे तो वो मेन रोड की बिल्डिंग थी एंड मेन रोड पे जो सीवर लाइंस गवर्नमेंट के थ्रू लेआउट की गई होती है एंड नॉर्मली उनकी मेंटेनेंस हर 5 साल 10 साल पे होती है एंड उनके थ्रू भी एक सीपेज आने के चांसेस है कि नीचे से पानी कहीं से क्रैक से लीक करे एंड उसके बाद वो सॉइल को वेट करे एंड उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाए। फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल सेटलमेंट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। सेकेंड इज फाउंडेशन फेलियर। फाउंडेशन फेलियर मीन्स कि ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होंगे प्रोजेक्ट को, उनको इन्फॉर्म किया गया होगा कि हमें ये बिल्डिंग जस्ट ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर या ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बनानी हो एंड फर्दर आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है एंड उसको वो वर्टिकली 2 या 3 फ्लोर एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देता है। अब उसके अंदर होता क्या है कि जब हम किसी भी बिल्डिंग को 1 फ्लोर या 2 फ्लोर के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो उसकी फाउंडेशन हम उसी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कितनी रिएक्शंस आ रही है एंड फाउंडेशन का साइज़ उसी हिसाब से लेआउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करोगे फॉर एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग एंड 5 फ्लोर की बिल्डिंग, तो फाउंडेशन के साइज़ में काफ़ी वेरिएशन होगी, साइज़ में भी, इवन थिकनेस में भी। सो इस केस में ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग उसमें 2 फ्लोर का कंसिडरेशन लिया गया हो, बाद में उसके ऊपर वर्टिकल एक्सपेंशन कर दिया गया हो, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर फुटिंग्स पे लोड एक्सेस आ गया हो, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम हो। इसमें फेलियर के 2 तरीके हैं। पहला कि आपके सॉइल ऑन द लोकेशन रही एंड फाउंडेशन पंच कर गई। सेकंड, फाउंडेशन सिंपल रही, जब हम उसकी थिकनेस कम करते हैं तो उसको पंचिंग फेलियर कहते हैं हम, कि कॉलम पंच करके एकदम अंदर चला गया। तो 2 टाइप के फेलियर हो सकते हैं अगर फाउंडेशन डिज़ाइन को हमने सूटेबल ना लिया हो। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चेंज इन लोडिंग। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर इंजीनियर उन्होंने बिल्डिंग को डिज़ाइन किया या उनको बताया गया डिज़ाइन करने के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हम लोग नॉर्मली लोड कंसिडर करते हैं 210 kg पर मीटर स्क्वायर एंड बाद में उसको आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसका पर्पस जो था, उसमें जो भी इंटीरियर वर्क हो रहा था, जो भी उस पर फ्लोरिंग डाली गई हो, वो सब हमने डाल दी एज अ कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे कि हॉस्पिटल, होटल, पीजी या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिसेज, जिसमें लोडिंग की रिक्वायरमेंट 350 kg पर मीटर स्क्वायर की होती है। तो बिल्डिंग जो डिज़ाइन थी वो 210 थी एंड जो उस पर लोडिंग डाली गई वो 350 डाली गई, जिसकी वजह से लोड इंक्रीज़ हुआ एंड फाउंडेशन पर प्रेशर आया एंड उसमें अनइवन सेटलमेंट हुई। अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसको रोक कैसे सकते हैं। तो समराइज़ कर लेते हैं कि बिल्डिंग का जो ये फेलियर है जो आपने ये वीडियो में देखा, इसके 4 रीजन्स है। फर्स्ट, फाउंडेशन फेलियर, कि फाउंडेशन साइज इनसफिशिएंट था, उस पर लोड एक्स्ट्रा आ गया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ वाटर बिलो द फुटिंग, कि फाउंडेशन के नीचे सीपेज हुआ एंड आपकी जो सॉइल थी वो वेट हो गई एंड उसमें कॉम्पैक्शन हो गया।
ओवरलोडिंग या फिर चेंज इन लोडिंग कैटेगरी कि उस पर उसको रेजिडेंशियल की तरह डिज़ाइन किया था, देन उसको कमर्शियल की तरह यूज़ करने के हिसाब से उस पर फ्लोरिंग वगैरह करी गई, एंड उसको जब इसको यूज़ करते तो वो और फर्दर फेलियर होता। सो अब डिस्कस करते हैं कि इसको रोक कैसे सकते थे। अगर ये बिल्डिंग लीगली कंप्लाइंट करती तो इसके काफ़ी मेथड होते कि हम इसकी ऑडिटिंग करते, जैकेटिंग करते, एक्सेस कॉलम्स को फाउंडेशन का साइज़ इंक्रीज़ करते, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करते, सॉइल ग्राउटिंग करते, काफ़ी मेथड थे जिसकी वजह से हम इसको रोक सकते थे। जिसके तरीके से और मेथड है, कार्बन जैकेटिंग, RCC जैकेटिंग, या फिर हम नया स्टील मेंबर इंट्रोड्यूस करते। बट जो मेन प्रॉब्लम इस बिल्डिंग के साथ थी कि लीगली कंप्लाइंस नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से अथॉरिटी को इसको डिसमेंटल करना पड़ा। बिकॉज ऐसे कई सारे केसेस हमने दिल्ली और NCR में हैंडल करे हैं जिसमें इस टाइप के क्रैक्स आते हैं, बिल्डिंग सेपरेट हो रही होती है बट वो लीगली कंप्लाइंट होती है, तो उसका हम ऑडिट करके जैकेटिंग करते हैं। जैकेटिंग के बाद ईजिली इसको 50 ईयर्स तक हम यूज़ कर सकते थे।